दहन और ज्वाला, इस पाठ का अब हमने अध्ययन किया था। अब हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। आइए, तो क्या आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर, आपने पिक्चर भी देखा होगा डायनासोर, या आपने नाम सुना होगा गिद्ध। ठीक, ऐसे तमाम पशु पक्षी हैं जिनका हम लोगों ने केवल अब नाम सुना है, लेकिन अब हम उनको देख नहीं पा रहे। आखिर उसका कारण क्या है? कुछ न कुछ तो कारण। या आपने कभी जंगली हाथी देखा है? जंगली हाथी ये कहाँ पाई जाती हैं? शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या हैं? ये सब जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। कुछ इसमें से ऐसे भी पालतू जानवर हैं जिनका हम लोगों ने केवल नाम सुना है। आखिर क्या कारण है कि हम केवल नाम सुन रहे हैं? कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। तो उसका कारण ये है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। या अभी आप लोगों ने एक चिड़िया थी जिसका नाम होता था गौरैया। गौरैया ऐसी चिड़िया थी जो सभी के आंगन में चहकती रहती थी। क्या अब वो आपको देखने को मिल रही है? हमको तो नहीं लग रहा है कि सबके आंगन में ये चहचहाती हुई दिखाई दे जाए। या अभी आप लोग जानते हैं कि हर घर में सांप दिखाई देते थे। ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे सांप नहीं था। आखिर वो सांप क्या हुए, कहाँ चले गए? बहुत ही कम घरों में अब सांप दिखाई देते हैं। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसी मिट्टी के घर में वो सांप छुपा करते थे और समय समय पे वो निकलते थे। लेकिन अब यदा कदा किसी के घर में सांप निकला हुआ है, यह हमको सुनने को मिलता है और दिखाई देता है। आखिर क्या हुआ? कहीं न कहीं उनके न दिखाई देने का कारण मनुष्य स्वयं है। क्यों मनुष्य स्वयं है? हमने इनका क्या कर दिया? इनको हम लोग जहाँ भी देखते हैं वहाँ क्या कर देते हैं? मार देते हैं। जब इसको हम मार देंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी से ये पूरी तरह समूल इनका, जैसे डायनासोर मैंने बताया। डायनासोर क्या है? डायनासोर हम लाखों करोड़ों साल पहले ख़त्म हुआ एक विशाल जीव है। आप लोग पिक्चर वगैरह में कभी देखते होंगे तो वो कल्पना है, रियल नहीं है, वो कल्पना है। तो आप लोग गूगल पे एक बार सर्च करिएगा या यूट्यूब पे एक बार सर्च करिएगा डायनासोर के बारे में। आप देखिएगा कितना विशाल जीव था, और उतना विशाल जीव होने के बावजूद वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो उसका कारण क्या है? हम स्वयं हैं, मनुष्य स्वयं हैं। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे तो क्या होंगे? वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ सबको अपना अपना जगह दिया गया है, सबको अपना अपना जगह दिया गया, जिसके कारण पृथ्वी क्या है? इसमें तो पहले एक पूरा 3/4 भाग लगभग जल ही है, उसके 1/4 भाग पे हम लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि सबको जगह दिया गया है, सबका अपना अपना एक अस्तित्व है, और इसी अस्तित्व के कारण पृथ्वी का जो अपना अस्तित्व है वो टिका हुआ है। तो यहाँ तक कि जो छोटी चींटियाँ भी हैं उनका भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उनका विनाश हो जाए तो समझिए कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। सबका वजन इस पृथ्वी पे है। तो अब क्या हुआ? तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मार दे रहे हैं। या मान के चलिए कि हमारे यहाँ तरह तरह के जो हैं क्या हो रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह खुल रही, तो इस सब में हम समाप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ये हमको पढ़ने का आज मौका मिला है, जिसका नाम है पौधे एवं जंतु का संरक्षण। का मतलब होता है बचाव करना। क्या करना? बचाव करना। यदि हम इनका बचाव करेंगे, किनका? पौधों एवं जंतुओं का, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जा रहा है
हम भी करें, भारत सरकार या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, अपने अपने यहाँ जीवों को बचाने का एक मुहिम चला हुआ है, जिसके तहत मैं आगे इस पाठ में पढ़ाऊँगा कि क्या क्या बनाए गए हैं हर एक राज्य में, और मैं आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करके भी दूंगा कि किस स्थान का क्या चीज़ मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वनों उन्मूलन एवं इसके कारण। वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, सबसे तो पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए, वन उन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करना और जो उससे प्राप्त भूमि है उसका अन्य रूपों में कार्य करना या अन्य कार्यों में उपयोग करना, यही क्या है, वनों उन्मूलन है। वनों उन्मूलन का मतलब हुआ कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उनको काट देना, और काटने के बाद वहाँ की जो ज़मीन है उसका काम किसी दूसरे यूज के लिए उपयोग करना उनका। ठीक है, अभी तो हमारा वन था, तो वन में हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु सभी लोग रहते थे, हमने उसको काट दिया, और काटने का कारण था हमारा बढ़ता हुआ जनसंख्या। यहाँ लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, घर पे घर बन रहा है, फैक्ट्री खुल रही है, तमाम तरह के स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज सब खुल रहे हैं, और उसी के कारण क्या हुआ है कि जो हमारी वन की ज़मीन है उन वनों को काट करके और हम अदर उपयोग में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन हमारे लिए बहुत ही खतरा पैदा कर रहा है। अब जो वन है उसकी कटाई क्यों हो रही है, तो उसकी कटाई हो रही है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारे जो अनाज की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब डिमांड बढ़ेगी और खेती कम रहेगा, तब तो कहीं ना कहीं से हम वन को काटेंगे, फिर कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे जिससे हमारी उपज ज़्यादा हो और सबको भोजन मिल सके। दूसरा है घरों एवं कारखाने का निर्माण। पहले मान लीजिए, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली में एक दादा हुआ करते थे, एक दादी, इनके 3 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, दोनों के मान के चलिए, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, संयुक्त परिवार उसको बोला जाता था। क्या नाम था, संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या होता था, एक दादा हैं, एक दादी हैं, इन दोनों से 3 बच्चे हो गए। ठीक है, इन तीनों की पत्नियां आ गईं तो 6 हो गया। ठीक है, फिर इनके मान लीजिए 2-2 बच्चे हैं, तो ये सारे लोग एक ही घर में रहते थे, तो इसका नाम होता था संयुक्त परिवार। अब हो गया है हम 2 हमारे 2, पति पत्नी और 2 बच्चे या 1 बच्चा, इनसे मिलकर के एक परिवार बन गया। तो इस परिवार में जब 3 भाई थे तो 3 को घर बन गया। तो जब 3 को घर बन गया तो इनको 2 आदमी, मान लीजिए एक आदमी यहाँ रह गया, 2 आदमी को घर के लिए ज़मीन चाहिए, तो क्या किया कि वो अपना जो कृषि का भूमि है या उनका जो बगीचा है उसको काट के इसने घर बना लिया। तो धीरे धीरे जो उपजाऊ ज़मीन है वो घर में यूज हो गई। तो फिर हमको उपजाने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, या कारखाने बन रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 चीज़ फिर है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने में। हम लकड़ी को ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, और लकड़ी से हम लोग खिड़की, दरवाज़ा, सोफ़ा, टेबल, बेंच, कुर्सी, सभी चीज़ों का निर्माण हम क्या करते हैं, इसी से करते हैं। ठीक है, अब यदि हम वन की कटाई कर रहे हैं तो इसके दुष्परिणाम होंगे। यहाँ परिणाम की जगह पर इसको दुष्परिणाम लिखना चाहिए था। दुष्परिणाम का मतलब होता है कि हमको इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या होगा, वन उन्मूलन के क्या क्या परिणाम होंगे, यदि आप लोग चाहें तो मैं एक एक करके बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। पहला परिणाम क्या होगा कि जो पृथ्वी का तापमान जो है वह बढ़ने लगेगा, और जो प्रदूषण का स्तर है, प्रदूषण का स्तर वो बढ़ने लगेगा। एक तो ताप बढ़ेगा, ये ऊपर तीर है यानी बढ़ रहा है, नीचे तीर का मतलब घट रहा है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ताप भी बढ़ेगा और प्रदूषण भी क्या होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो पहला तो ये हुआ दिक्कत। फिर
दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? तो दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ेगा? आप लोग को बताया गया है पौधों में पोषण इस चैप्टर में कि जो पौधे होते हैं भोजन में CO2 का इस्तेमाल करते हैं, तो जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे। यदि कम पौधे हो गए, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 पौधा है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 पौधे हैं, तो यहाँ से 10 पौधे अपने अपने पावर के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड खींचेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक टैंकर है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये टैंकर है, इसमें से 10 आदमी पानी भर के ले गया। हाँ, तो 10 आदमी पानी, मान लीजिए इसमें पानी भरा है, 10 आदमी लेके गया एक एक बाल्टी, तो 10 बाल्टी लेके गया। यदि मान लीजिए यहीं पेड़ पौधे कट जाए, मात्र 2 गो पौधा रहेगा, तो इसमें से 2 बाल्टी लेंगे, तो 8 बाल्टी कम पानी लिया गया। तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जितने ज़्यादा पौधे रहते हैं उतने ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है। यदि कम पौधे होंगे तो कम खपत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, चलिए, और तीसरा प्रॉब्लम हमारा क्या होगा? तीसरा हमारा प्रॉब्लम होगा कि जो जल स्तर है, जल स्तर वह धीरे धीरे कम होते जाएगा। कारण क्या है कि जहाँ वन रहता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ वन कम रहता है, जहाँ पेड़ पौधे कम रहते हैं वहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, तो क्या होगा? और अगला चीज़ क्या होगा कि जो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी, वर्षा में भी कमी हो जाएगी, और जो भूमि की उर्वरता है, जब वर्षा ही नहीं हुई तो उर्वरता में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा? और सूखा भी पड़ सकता है, सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो यही है कि जो हम वनों उन्मूलन कर रहे हैं, यानी पेड़ों की जो हम कटाई कर रहे हैं, उससे क्या होता है? उससे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और क्या होगा? वर्षा भी कम होगी, उर्वरता भी कम होगी, हो सकता है सूखा भी पड़ जाए। वर्षा कम होगी तो सूखा भी पड़ सकता है। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ आता है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं? मरुस्थलीकरण क्या है? ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब पृथ्वी पर या भूमि पर वृक्षों की कमी होने लगती है तो उस समय मृदा अपरदन अधिक होता है। जब मृदा अपरदन अधिक होगा तो क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर की परत जो होती है वो हट जाती है, और नीचे की जो कठोर चट्टानें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो नीचे की जो कठोर चट्टानें होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें नमी, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और वह उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होता है उसका। ठीक है, और धीरे धीरे वह उर्वरा भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। और ये क्यों होगा? जब जो है वृक्षों की कटाई होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मरुस्थलीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है मरुस्थलीकरण क्या होता है। तो ह्यूमस की कमी होती है, उर्वरता की अपेक्षाकृत कम होता है, धीरे धीरे यह मरी हुई भूमि एक तरह से आप कह सकते हैं। मरने से यहाँ तात्पर्य है कि उपज न देने वाली मिट्टी। ठीक है, मरुस्थल, रेगिस्तान भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अब आइए, अब क्या होता है? अब आते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैव मंडल क्या होता है। जैव मंडल, और एक चीज़ और हम लोग को देखने को मिलेगा, जैव विविधता। ठीक है, तो बारी बारी से इसके बारे में, जैव मंडल क्या होता है? तो देखिए, जैव मंडल जो है पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, या
जीवन यापन के योग्य रहने वाली चीज़ें, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव यानी जीवों के रहने का, मंडल का मतलब स्थान, सजीवों के रहने का स्थान, वही क्या कहलाता है? जैव मंडल, या जीवों के रहने का स्थान जैव मंडल कहलाता है। और जैव विविधता क्या कहलाता है? तो जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी जो है हमारी, इस पे विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उनकी प्रजातियां होती हैं, उनके आपस में क्या होते हैं? संबंध होते हैं, और उनका पर्यावरण से भी संबंध होता है। तो जीवों का इन सबसे पारस्परिक संबंध जो है वही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, यानी इनको एक पेड़ पौधों और जंतुओं को रहने का एक स्थान है। ठीक है, जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लें, यहाँ कुछ एक, यहाँ देखिए एक बॉक्स बना करके दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु कुछ संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थान को निर्धारित किया गया है कि इनको हम वन्यजीव अभयारण्य कहेंगे, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे, और इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, वर्जित चीज़ें होती हैं। क्या क्या वर्जित है वहाँ? ठीक है, वहाँ वृक्षारोपण, खेती, पशुओं को चराना, वृक्षों की कटाई, शिकार करना, जीवों को यानी पशुओं को मार करके उनका खाल प्राप्त करना, इन क्षेत्रों में क्या है? वर्जित है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे? वन्यजीव अभयारण्य पे। तो अभयारण्य कहा क्या, किसे कहते हैं? तो एक बात देखिए कि एक क्षेत्र होता है, ठीक है, और वह क्षेत्र जो किस लिए होता है? वहाँ पे जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी उनका एक स्थान दे दिया गया कि ये आपका घर है, तो जीव जंतु जो होते हैं, वन्य जीव, वो वहाँ पे अपना सुरक्षित रहते हैं। फिर है उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वन्य जंतुओं के लिए एक आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवन, पौधों एवं जंतु संसाधनों और उसके आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। देखिए इसमें एक चीज़ दिया है, आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन। वहाँ आदिवासी से हमारा वो तात्पर्य है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। उनका इस बाहरी दुनिया, हम लोग की जो दुनिया है उसको वो लोग बाहरी दुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी दुनिया कहते हैं। वो जो रहते हैं आदिवासी लोग, उनका खान पान, रहन सहन, ठीक है, पहनावा पोशाक, वो सब हम लोगों से अलग है। यहाँ तक कि वो इलाज भी खुद ही कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो तो वो लोग, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किसी बाजार हाट पे जड़ी बूटी वाले आ गए हैं, हाथ देखने वाले आ गए हैं, तेल लेकर के जो लोग आते हैं वो आदिवासी लोग ही होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस बाहरी दुनिया से मेल जोड़ बढ़ाना शुरू किया। उसका कारण है उनमें भी कुछ लोग आधुनिकीकरण चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। तो उनके लिए यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए यह निषिद्ध नहीं है। वो चूँकि वही उनके जीवन यापन करने का साधन है, तो इसलिए वो लकड़ी काटते हैं, उसको जलाते हैं, खाना पकाते हैं, कुछ शिकार करते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें वर्जित नहीं हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षण। अब हमारा अगला पॉइंट है कि
यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिया है, यहाँ पहले देख लेते हैं हम लोग जैव मंडल आरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो जो जैव विविधता होती है ना, तो उसकी संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। क्यों? आप देखिए जैव विविधता, तो जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक, देखिए ये जो चैप्टर हमारा बना है वह पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो सतपुड़ा नामक स्थान पे है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 जंतु अभयारण्य भी हैं इसके। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। इसी को लेकर के इस पूरे पाठ को समझाया गया है। कहाँ का? तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे चित्र भी बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ये पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे क्या क्या है देखिए, यहाँ बोरी अभयारण्य है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमढ़ी में एक हमने सुना है कि हिल स्टेशन है। क्या नाम है? हिल स्टेशन। यहाँ पे ही सनसेट पॉइंट, आप एक बार सुनिए नाम, इसका नाम है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट, इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब आप लोग वहाँ जाएंगे और जिस समय सूरज डूबते हैं तो देखने से सामने से लेके वो सामने एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे सनसेट पॉइंट है। मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन सोच रहा हूँ जाने के लिए। और आप लोग भी एक बार घूमिए, थोड़ा सा बड़े हो जाइए या अपने गार्जियन से कहिए कि आप लोगों को भी कहीं कहीं घुमाएं। आपके शहर या ज़िले में या आपके राज्य में कहीं न कहीं राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, वन्य जंतु अभयारण्य हो सकता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अपने अपने गार्जियन से, देखिए यहाँ दिया है कि आपको क्या करना है, आपको जो है अपने अपने गार्जियन से आप लोग बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में गांव में कहीं ना कहीं ज़रूर जो है होंगे। यहाँ देखिए एक बनाया है ऐसे, और वो इसके अनुसार संरक्षित क्षेत्र का नाम दिया गया है। कहाँ है आपके यहाँ, आपके ज़िले में है, आपके प्रदेश में है, देश के किस कोने में है, ये आपको ढूंढ के लिखना है। ऐसे मैं कोशिश किया हूँ कि हम लोग के जो देश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में मैं आप लोग को एक अलग से PDF दे दूँगा। इसमें भी लास्ट में आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख लीजिएगा। इस बुक में नहीं दिया है लेकिन मैंने उसको भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये मैंने बताया है कि ये पंचमढ़ी जो जगह है उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया है कि वहाँ क्या होता है। अब आइए, अब हम लोग को पढ़ना है एक चीज़ और कि ये जो वनस्पति जात और प्राणी जात होते क्या है। ठीक है, तो वनस्पति जात से हमारा तात्पर्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु को प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, कोई विशेष क्षेत्र होगा जहाँ के जो है कुछ न कुछ विशेष पेड़ पौधे होते हैं या वहाँ के कुछ जीव जंतु होते हैं, तो वनस्पतियों को वनस्पति जात और जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और एक उदाहरण है, देखिए कि साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन ये वनस्पति जात हैं, तथा चिंकारा, नीलगाय, बर्मिंग। ठीक है, उसके बाद हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि क्या है, ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है। मैंने आपको बताया कि ये पूरा चैप्टर ही जो है पंचमढ़ी पे ही बनाया गया है। तो वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है,
उसी के बारे में यहाँ देखिए नीचे जो है चित्र भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा कौन है, ये जंगली कूता है, ठीक है। उसके बाद ये चिकारा है हमारा, ये क्या है, ये भेड़िया है, हाँ। भेड़िया के बाद ये हमारा क्या है, ये तेंदुआ है, हाँ। तेंदुआ के बाद ये फर्न है, फर्न एक पौधा होता है, और यह है जंगली जामुन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ की वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहलाती हैं, ठीक है। अब आते हैं और अगला हमारा है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या होती हैं, तो देखिए किसी किसी क्षेत्र का कोई न कोई जरूर विशेष चीज़ होती है, उसी विशेष चीज़ को हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ऐसे हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक पेंगुइन होती है, पेंगुइन वो हमेशा कहाँ पाई जाएंगी, तो हमेशा पाई जाएंगी ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय जहाँ पे बहुत सारे, एक होता है ध्रुवीय भालू, इसका नाम ही है ध्रुवीय भालू। यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ पड़ते होंगे, वहाँ एकदम मौसम वहाँ हमेशा माइनस में ही रहता है, वहाँ का तापमान, वहाँ ध्रुव पे ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि जंगली आम, जंगली आम आपको कहाँ पाया जाएगा, ये जहाँ भी पाया जाएगा जंगल में पाया जाएगा, ठीक है। और पंचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वहाँ साल के पेड़ और जंगली आम के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ विशाल गिलहरी पाई जाती है, उड़ने वाली भी गिलहरी होती हैं, ठीक है। तो वो उस क्षेत्र के विशेष प्राणी हैं, ठीक है, इसलिए उनको विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा गया, ठीक। लेकिन उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्यों मंडरा रहा है कि धीरे धीरे वहाँ भी जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतुओं का आवास कहाँ रहेगा, तो इसीलिए धीरे धीरे जो है ये लोग समाप्ति के कगार पर है, ठीक है। अब आइए अब फिर हम लोग एक एक करके जो है वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य से क्या तात्पर्य है, तो ठीक है देखते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जो हमारे वन्य प्राणी हैं यानी जंतु हैं उनको सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए वो एक स्पेशल जगह होता है जिसे हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे प्राणियों तथा जंतुओं को मारना, शिकार करना, पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है, ठीक है। अभी आप लोगों ने काले हिरन का नाम सुना होगा, काला हिरन। एक बार जो है शायद आप लोग जानते होंगे जो हमारे अभिनेता हैं सलमान खान जी, तो उनका जो है एक केस चलता है काले हिरण के शिकार का केस। तो वहाँ बिश्नोई समाज के लोग हैं, बिश्नोई जो आप लोग एक क्रिकेटर का नाम सुनते होंगे रवि बिश्नोई, वो बिश्नोई समाज से हैं। तो बिश्नोई समाज में काले हिरण को जो है पूजा किया जाता है, ठीक है। तो एक बार सुनने में ये आता है कि एक बार ये लोग जा रहे थे उस आरक्षित क्षेत्र में और वहाँ पे जाके इन्होंने हिरन का शिकार शायद किया था। अब ये कंफर्म नहीं है, अभी इस पर लड़ाई चल रही है, ठीक है। ये मामला कोर्ट के अधीन है, तो इस पे जो है मुकदमा हुआ है और वो केस चल रहा है। तो वहाँ पे करना होता है क्या कि वहाँ जो वन्य प्राणी अभयारण्य होता है वहाँ पे आप लोग घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, देख सकते हैं जीव जंतुओं को, लेकिन वहाँ पे जंतुओं को पकड़ना, मारना, ठीक है, दंडनीय अपराध होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है जानते हैं आप लोग? यह एक विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक। ये जो है वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षित करते हैं, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। कौन है हमारा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? यह भारत का पहला यानी प्रथम आरक्षित वन है। इसको आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ क्या क्या मिलता है? तो यहाँ सागौन, उन्नत किस्म के सागौन मिलते हैं इस वन में, ठीक है। सर्वोत्तम किस्म के सागौन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चट्टानों में आवास भी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे प्राचीन काल के जो मानव थे उनके वहाँ रहने के भी प्रमाण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है। तो वहाँ पे जो है ये पता चलता है, वहाँ सतपुड़ा के जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ आदि मानव रहे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊंगा। एक हुआ क्या था सन 1973 में, यहाँ देखिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? देखिए 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को क्या हुआ कि बाघों को बचाने के लिए, बाघों को बचाने हेतु भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। ये क्यों था? ये था, इनका उद्देश्य था कि जो बाघ हैं उनको बचाना। क्या है? उनको बचाना। इसकी शुरुआत जो हुई उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कॉर्बेट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। यहीं से जो है बाघों को बचाने के लिए शुरुआत की गई। कब? 1 अप्रैल 1973 को, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर का नाम देते हैं, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट बना 1 अप्रैल सन 1973 को, जिसे हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, या प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी, ठीक। अब हमारा अगला पॉइंट है ये देखिए यहाँ पे बाघ, जंगली भैंसा और बारहसिंघा का चित्र आप लोगों को दिखाया गया है। तो बाघ को क्यों भाई रखे थे हम? तो बाघ जो है ना वो वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ जो हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। वहाँ पे सतपुड़ा में शेर, हाथी, जंगली भैंसा, बारहसिंघा इत्यादि पाए जाते हैं।
लेकिन इनकी जो है संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहेंगे इनको हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं कि ऐसे जंतु, ऐसे जीव जंतु जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और विलुप्त होते जा रहे हैं, इन्हें हम संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे डायनासोर, डायनासोर कैसा है, तो डायनासोर लाखों वर्ष पहले विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। अब होता क्या है, तो कुछ जीवों के जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनमें व्यवधान होने से उनके अस्तित्व में खतरा पैदा हो रहा है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो बड़े जंतु हैं, ठीक है, जो बड़े जंतु हैं उनकी अपेक्षा जो छोटे जीव जंतु हैं वह ज़्यादा ही विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम सांप देख लिए उसको मार देते हैं, नहीं तो हमको काट देगा। बच्चों को देखिए कि जब भी मेढक देखते हैं उसको मार देते हैं। छिपकली, चमगादड़, उल्लू, इनको हम क्या करते हैं, मार डालते हैं। लेकिन ये जो हमारा पारितंत्र है उसमें जो भी है किसी क्षेत्र के, ठीक है, पारितंत्र आखिर होता क्या है, तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि सभी को संयुक्त रूप से मिलाने पर हमारे पारितंत्र का निर्माण होता है। किसका, पारितंत्र का निर्माण होता है। तो जो हमारे सांप, बिच्छू, मेढक, छिपकली, कॉकरोच सब क्या हैं, हमारे पारितंत्र तंत्र के क्या है, एक अभिन्न अंग हैं। ठीक है। ये इनका काम क्या है, ये आहार नाल के श्रृंखला के एक भाग हैं। ठीक है। अब हो कभी मौका मिले तो हम आप लोगों को आहार नाल जो होता है, आहार जाल या आहार श्रृंखला बता देंगे। ठीक है। आहार श्रृंखला क्या होती है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, इसको कौन खाता है, इसको टीडा खाता है। टीडा खाता है ना, टीडा को कौन खाता है, टीडा को छिपकली खा जाती है, छिपकली, या टीडा को मेढक भी खा जाता है। छिपकली को कौन खा जाता है, छिपकली को सांप खा जाता है। सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। ऐसे ऐसे जो है ये खाद्य श्रृंखला है हमारी। तो इसके वो क्या हैं, अभिन्न घटक हैं। ठीक है। मैंने बता दिया है पारितंत्र क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक किताब है जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है, पूछता है कि जो हमारे संकटापन्न जो जीव जंतु हैं उनका या पौधे हैं उनको हम कहाँ पे लिखा हुआ पाते हैं, तो उसका नाम है रेड डाटा बुक। नोट कर लीजिएगा आप लोग, रेड डाटा बुक। यह ऐसी किताब है जिसमें सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होती है। ठीक है। तो जो संकटापन्न स्पीसीज हैं उनको कहाँ हम लोग देख पाएंगे, तो रेड डाटा बुक में अभी हम लोग देख पाएंगे। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। रेड डाटा बुक का आप लोग कहीं नोट करके रख लीजिए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है, प्रवास क्या होता है। तो देखिए होता क्या है ना कि जब भी जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत देश है, तो भारत देश में 3 मौसम होते हैं। कौन कौन से, जनवरी से ले लीजिए, या जनवरी छोड़ दीजिए, जो हिंदू महीना है वो अप्रैल से, 1 अप्रैल मान लीजिए, 1 अप्रैल के महीने में क्या होता है, गर्मी। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, मार्च से भी कुछ ले लीजिए तो ये गर्मी का मौसम रहता है। उसके बाद कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या रहता है, ये रहता है वर्षा ऋतु का।
ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु के बाद क्या आता है, उसके बाद सर्दी आती है। ठीक है, तो होता क्या है कि बाकी देशों में भी ऐसे होते होंगे। होता क्या है कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो जब ऐसा होगा और मान लीजिए किसी पक्षी को अपना अंडा देना है, तो क्या करेगा, वो उस जगह अंडा देगा तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो एक निश्चित समय तक उड़ सकते हैं, तो वो अपना एक एरिया बना लिए हैं कि वहाँ जा कर के वो क्या करते हैं, अंडा दे देते हैं। ठीक, और अंडा दे करके रहते हैं। तो ऐसे पक्षी जो उड़ करके सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे भारत में अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक में कहाँ से, साइबेरियन पक्षी यानी कि साइबेरिया से, उसके बाद कहाँ से, उसके बाद यूरोप से, यूरोप के बाद मध्य एशिया से। हम लोग एशिया में रहते हैं, तो जो मध्य एशिया के भी कुछ भाग हैं वहाँ से पक्षी हमारे यहाँ क्या होते हैं, आते हैं। साइबेरियन पक्षी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो साइबेरिया से आता है यहाँ पे। तो वैसे पक्षियों को हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, और उनको यहाँ रहने के समय को प्रवास कहते हैं। अरे हम ही कहीं जाते हैं, कहीं किसी दूसरे जगह पे, प्रवास का मतलब दूसरी जगह वास करना। अब आते हैं कि यदि वन का ऐसे ही कटाई हो, दुरुपयोग हो, तो एक चीज़ हम लोग जो है, जो वन की कटाई में अपना मामूली योगदान दे सकते हैं कि वन की कटाई कम हो। क्यों कम हो, देखिए, जिस कागज़ का हम लोग उपयोग करते हैं, जिस पेपर को हम लोग पढ़ते हैं, या जो किताब हो, कॉपी हो, जिसका हम लोग यूज करते हैं ना, वो कैसे मिलता है, तो वो सब पेड़ पौधों से ही मिलता है। अब सोचिए कि 1 टन यदि कागज़ प्राप्त करना है, 1 टन कागज़, तो उसके लिए 17 पौधों को लगभग काटा जाता है। सोचिए, 17 पौधों को काटा जाता है। लेकिन एक चीज़ और है कि एक कागज़ को हम 5 से 7 बार क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। पुनः चक्रण का मतलब कि यदि हम इसको यूज किए, इसको बेच दिए, तो फिर यह जा कर के कहाँ जाएगा, या फिर कारखानों में चला जाएगा, फिर उसी से कागज़ तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देखते होंगे कि कबाड़ी वाला जब आता है तो कॉपी किताब ये सब भी खरीदता है। तो कॉपी किताब खरीदता है तो वो क्या करता है, वो उसका माध्यम है फैक्ट्री तक पहुंचाने का, वो हमसे खरीदता है। खरीदने के बाद वो ले जाता है बगल के मार्केट में, जहां उसका बड़ा सा खरीदार होता है, वो बड़ा कबाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे उसको बेचता है। और वो बड़ा कबाड़ी क्या करता है कि वो चारों अपने पूरे क्षेत्र का सब कबाड़ी इकट्ठा करता है, उसमें कॉपी किताब भी होते हैं, उनको भी इकट्ठा करके वो जहाँ भेजना होता है कंपनी फैक्ट्री वगैरह में, उसको भेज देता है। तो यदि हम कागज़ का कम से कम उपयोग करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ों की कटाई को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, और आज का लास्ट पॉइंट रहेगा हम लोगों का कि पुनः वनरोपण क्या होता है। पुनः वनरोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वनों को पुनः उगा सकते हैं। हम ये प्रण लें कि हम जितने पेड़, एक पेड़ यदि काट रहे हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, यदि 10 पेड़ काट रहे हैं तो 10 पेड़ लगाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो वन होंगे वो कम नहीं होंगे, और यदि वन हम लगाते हैं तो इससे हमको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कि आपने एक पेड़ जो है वह 20 साल पुराना है, आपने उसको बेच दिया, तो जब आपने उसको बेचा, मान लीजिए आपको पैसा मिला, आप पैसे के लिए उसको बेचिएगा या किसी और ज़रूरत के लिए, तो जैसे ही आपने एक पेड़ बेचा, उसके स्थान पे आपने एक पेड़ लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि वहाँ का संतुलन जो है बना रहेगा। या कहीं आप ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं, जब आप ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि वहाँ पे कुछ पौधों के बीज ले लीजिए, बारिश का मौसम चल रहा है, उसको क्या करिएगा, जो पटरी है उसके
उससे थोड़ा सा दूर होकर के फेंकते जाइए, ठीक है। तो यदि संयोग अच्छा रहा तो जब आप दूसरी बार जाएंगे कुछ दिन बाद, तो आप देखेंगे कि जहाँ आपने बीजों को फेंका था वहाँ पे कुछ नए पौधे आ गए हैं, वहाँ कुछ साल बाद पेड़ बन जाएंगे। तो आपका योगदान बहुत ही होगा। इससे क्या होगा, आप एक समाज सुधारक के रूप में या वन्य प्रेमी के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो चलिए चलते हैं। उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डाटा बना के रखा हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, या राष्ट्रीय कौन कौन से भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से पार्क हैं, उसमें क्या क्या वहाँ की खासियतें हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। अब उसको आप लोग देख लीजिए, तब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, ठीक है। आइए, जैसा कि मैंने कहा था, ये देखिए आप लोग यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। सबसे पहले तो वह स्थान का नाम क्या है, फिर दूसरा में वहाँ पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने 3 टॉपिक्स बनाए हैं। आप लोग इसको एक एक करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है हमारा जगह उत्तराखंड। कौन सा जगह है? उत्तराखंड। और वहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और वह क्यों प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाते टाइम बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल सन 1973 को, ठीक। उसके बाद दूसरा जगह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे 12 सिंघा पाए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इम्पोर्टेंट VVIP, यह हमेशा परीक्षा में पूछता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और वह किस लिए प्रसिद्ध है। जितने भी इसमें मैंने बताया है वह सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और वह कंपटीशन में आते हैं। वो कहाँ है? काजीरंगा असम में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। पहला था जिम कॉर्बेट और ये असम, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, गिर। गिर कहाँ है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। और वहाँ पे एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात में जब आप जाइएगा या गुजरात में रह रहे हैं तो आप वहाँ के गिर राष्ट्रीय उद्यान को घूमिए, वहाँ पे आपको एशियाई शेर देखने को मिल जाएंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यह केरल राज्य में पाया जाता है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो हाथियों के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर में है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? कश्मीरी हंगुल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ चिड़ियाघर का मैंने एक लिस्ट बनाया है। किस राज्य में है, उस चिड़ियाघर का नाम क्या है और उस चिड़ियाघर में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला है दिल्ली। दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। क्या नाम है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। वहाँ क्या पाया जाता है? सफ़ेद बाघ देखने को मिलेंगे, अफ्रीकी हाथी मिलेगी और विदेशी पक्षी भी मिलेंगे आपको वहाँ पे।
ठीक है। दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पद्मजा नायडू हिमालयन जू है, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है, तो यहाँ लाल पांडा और हिम तेंदुए का संरक्षण होता है यहाँ, ठीक है। अगला है हमारा असम। असम में क्या है, असम का जो है चिड़ियाघर उसका नाम है असम राज्य चिड़ियाघर। और असम राज्य चिड़ियाघर में क्या मिलता है, एक सींग वाला गेंडा और हुलुक गिब्बन, ये कोई जानवर है वो वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ चिड़ियाघर। अब आते हैं इसके प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें इसमें क्या करना है, इसमें भरना है। पहला है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने भर दिया है, उन्हें हम वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो जो हमारा पहला रहेगा उसमें क्या भराएगा, वन्य प्राणी अभयारण्य, ठीक है। दूसरा है यानी ख, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय स्पीसीज। यहाँ मैंने भर भी दिया है, देखेंगे आप लोग यहाँ नीचे की तरफ ख नंबर में मैंने डाला है कि जो विशेष स्पीसीज होती हैं उन्हें हम क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं, ठीक। ग नंबर है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किस चीज़ का परिवर्तन, तो वो होता है जलवायु परिवर्तन। किसके कारण, जब वहाँ के जलवायु में परिवर्तन होता है तो पक्षी वहाँ से पलायन करते हैं और दूसरे जगह आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य, संकटापन्न एवं विलुप्त, वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति। एक एक करके मैंने यहाँ अंतर स्पष्ट किया है। देखिए पहला है हमारा वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। पहले हम वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं इन्हें वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य हैं। यहाँ आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिए, 440 वन्य अभयारण्य है, ठीक है। अब आते हैं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। चूँकि दोनों में अंतर करना था तो हम लोग जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को इस प्रकार से देखेंगे कि वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है उसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। आरक्षित क्षेत्र में कई संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, झील है इत्यादि है। भारत में 15 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको अंतर करना है चिड़ियाघर में और किसमें, अभयारण्य में। चिड़ियाघर के जान लेते हैं, चिड़ियाघर किसे कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर का मतलब है जैसे बंदर के लिए अलग आवास है, बाघ के लिए अलग घर है, हाथी के लिए अलग घर है, यानी सबके लिए अलग अलग कृत्रिम आवास बनाया जाता है। यानी मानव द्वारा आवास बनाए जाते हैं, वो स्वयं के उनके आवास नहीं है, वो मानव द्वारा बनाए गए हैं। जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है और वे छोटे क्षेत्रों में होते हैं, ठीक। अभयारण्य क्या कहलाता है, अभयारण्य वह स्थान है जहाँ जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है,
ठीक है। उस क्षेत्र में शिकार करना, जो जीव जंतु हैं यानी हमारे पशु हैं उनको चराना, पेड़ काटना आदि सब क्या होता है, वर्जित होता है, निषिद्ध होता है। अब आगे आते हैं। अब अगला हमारा गौ नंबर है अंतर संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज का। तो संकटापन स्पीसीज से क्या मतलब है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है और जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें संकटापन स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। जैसे बाघ, जंगली भैंस इत्यादि। विलुप्त स्पीसीज क्या है कि जो अब पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है, विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। जैसे डायनासोर। ये अंतर हो गया, आप लोग इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। मैंने बताया था वनस्पति जात क्या होता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन, ये सब क्या है, ये सब वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं। और प्राणी जात क्या होता है, तो वहाँ उस क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम प्राणी जात कहते हैं। जैसे चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाला हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ठीक है, भेड़िया, ये क्या है, प्राणी जात है, ठीक है। अब आइए कि तीसरा हमारा प्रश्न है कि यदि वन उन्मूलन हो रहा है दिया गया है कि वन्य प्राणी है, एक एक करके देखेंगे। वन्य प्राणी का पर्यावरण पर, गांव पे, शहर पे, पृथ्वी पे और हमारी अगली पीढ़ी पे क्या क्या प्रभाव होंगे जब हम वनों उन्मूलन करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। वन्य प्राणी पे सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वन्य प्राणी से हमारा तात्पर्य उन प्राणियों से है जो कहाँ रहते हैं, जो वन में रहते हैं। तो होता क्या कि जब वो वन में रहते हैं और जब हम पेड़ काट देते हैं तो चूँकि वन ही उनका घर है तो उनका जो प्राकृतिक आवास होता है वो खत्म हो जाता है। और क्या होता है, वे सभी जीव जंतु हमारे रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कि फलाने गांव में तेंदुआ आ गया, फलाने गांव में बाघ घूम रहा है। वो जो क्षेत्र होता है जंगली क्षेत्र, यदि उसको हम काट देंगे तो वो कहाँ रहेंगे, तो वो तो हमारे घर पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, पकड़ के मार देते हैं। तो ये भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इसके कारण वो जानवर विलुप्त होने के कगार पर है। दूसरा है पर्यावरण के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण कौन करता है, तो उसको सोखने का काम जो है पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। यदि आप पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इसको कौन सोख पाएगा, तो कोई शोषित नहीं कर पाएगा, तो यह वायुमंडल में जमा हो जाएगी और इसका हमारे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगला, गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गांव में होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लकड़ी है वह ईंधन का काम करता है। इसके लिए हम किस पे हैं, तो हम वन पे निर्भर हैं। अब वन उन्मूलन हो जाएगा तो संसाधन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, और जो जीव जंतु हैं वह कहाँ चले जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि खतरा हो जाएगा इनसे। शहरी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तो शहरी क्षेत्र में सीधे प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वो तो चारों तरफ से संकरा हो गया है, बहुत सारी चौड़ी सड़कें हैं, लाइट हैं, गलियां हैं, ठीक है। गांव जैसा नहीं है, वो गांव से बहुत ज़्यादा विकसित है तो उसमें ज़्यादा उस पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बाढ़ और सूखा पड़ता है तो शहरी जनजीवन भी व्यस्त हो जाता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से ही क्या होता है, शहरी जुड़े होते हैं। तो यदि ग्रामीण इलाकों में प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया तो सब्जी खत्म हो गया, सब्जी कहाँ उगाई जाती है, ग्रामीण इलाकों में उगाई जाती है, तो फिर वो सब्जी के यहाँ शहर में नहीं पहुँचेंगी, तो शहर को भी वनोन्मूलन से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। पृथ्वी पर क्या होगा, तो पृथ्वी पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी,
बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होगा। इससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे ज़्यादा अगली पीढ़ी भुगतेंगे। हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। हम उनको आधुनिकता के नाम पे जहर दे रहे हैं, ठीक है। वनों की कटाई से क्या होते हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। और इससे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आने वाले समय में इस पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि समुद्र क्या हो जाएंगे, समुद्र पिघलने लगेंगे। जो अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वो सब निचले क्षेत्र जो डूब जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि कभी कभी टीवी में दिखाता है, हम लोग देखते हैं कि लोग ऑक्सीजन जो है वह सिलेंडर के रूप में पीछे टांग करके और नाक में मास्क लगा के घूम रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि वन है क्या है, हमको ऑक्सीजन देते हैं, हम बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमको बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे जब कट जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगा, तो बहुत सारे लोग सांस के प्रॉब्लम से भी मर सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें हम और चलते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो और मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो? इससे क्या क्या प्रॉब्लम होंगे? तो हमने बता दिया है पॉइंट वाइज ही कि जब हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो क्या होगा, बारिश होगी और मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, प्राकृतिक जलवायु में बदलाव आएगा। इससे क्या होगा, मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी आएगी और उसके कारण बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, पशु जीवन भी प्रभावित होगा, ठीक है। अगला है हमारा, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उससे क्या होगा, तो जीव जंतुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास बाधित हो जाएगा। उनके पास रहने के लिए और अपना बच्चा पैदा करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। इसके कारण वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाएंगे, ठीक है। तेंदुआ वगैरह आते हैं, किसी की बकरी उठा के ले गए, किसी का बछड़ा उठा के ले गए, किसी आदमी को उठा के लेके चले गए। तो ये क्यों हो रहा है? चूँकि वनों की कटाई हो रही है, तो हम उनके आवास पे कब्जा कर रहे हैं, कर लिए हैं, तो वो अब हमारे आवास पे आ जा रहे हैं, ठीक। अगला है कि यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा, तो जो ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो वह जल से धुल जाएगी। ऊपर परत यदि हट जाएगा तो उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गई मिट्टी नदी के तल में हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। नदी करता क्या है कि जितने भी पानी होते हैं सबको अपने अंदर समा लेता है, चूँकि वो गहरा है तो अपने अंदर समा लेता है। लेकिन यदि वही गहरा ना हो, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे किसी नदी की गहराई 40 फीट है, यदि उसमें मिट्टी भरते भरते 25 फीट हो जाए तो जो 15 फीट का पानी है वो कहाँ जाएगा, तो हमारे क्षेत्र में घुस जाएगा। इसके चलते बाढ़ की समस्या हमको झेलने को मिल जाएगी। अब आइए 5 प्रश्न हैं, पाँचों का उत्तर हम लोग जल्दी से देंगे। पहला प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? फिर ख है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? अगला है, कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर हैं, क्यों? वन उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? रेड डाटा पुस्तक क्या है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? सबका हमने एक एक करके सबका उत्तर यहाँ लिख दिया है 2-2, 3-3 लाइन में। तो पहला हमारा उत्तर यह है कि जो क्या है बोलते हैं, जैव विविधता का संरक्षण हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि सभी जीवों को, ठीक है, रहने के लिए यहाँ पर्यावरण सबके लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन जीवों को बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना होगा, जीव जंतुओं को नहीं मारना होगा। ये क्या होगा, ये जैव विविधता का ही संरक्षण है। ख नंबर है, प्रश्नता में संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वहाँ पे शिकारी, जो अभी मैंने बताया काले हिरन का, वहाँ पे शिकारी पहुँच करके जंतुओं का शिकार करते हैं। वहाँ अवैध अतिक्रमण हो गया है,
तो अवैध जब अतिक्रमण होता है कि भारत सरकार या जो हमारी राज्य सरकार है उनको क्या करना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। ठीक है, कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर भय पैदा हो जाए और वह जंतुओं का शिकार, बहुत सारे शिकारी जो हैं, हाथी का दांत, ठीक है, शेर का खाल यानी चमड़ी, चीते का, इस सब के लिए उनका शिकार करते हैं, उनको मार डालते हैं, मार डालने के बाद उनका चमड़ा हटा लेते हैं। तो इनको हम तस्कर भी कह सकते हैं। अगला है, कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन, ईंधन और लकड़ी के लिए वन पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि वह जंगलों में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। जब वो बाहर नहीं निकलते हैं तो बाहर की दुनिया से उनको लेना देना नहीं है, वह वन से ही लकड़ी, खाने का सामान, सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न था कि वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या है। तो वनोन्मूलन का सबसे बड़ा कारण क्या है? शहरीकरण है और औद्योगिकरण है। ठीक है, लोग अधिक भूमि और संसाधन की आवश्यकताओं के लिए वन को काट रहे हैं। वन उन्मूलन से क्या होगा? तो उसके कारण मरुस्थलीकरण होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और पौधे और जंतु कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना देगा। ठीक है, इससे वन उन्मूलन हुआ। मैंने बहुत सारा पॉइंट किताब में पढ़ाते टाइम बताया, आप वहाँ से भी उसको नोट कर सकती हैं। फिर अंगथा रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें जो भी विलुप्त प्राय जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है और सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। चौथा, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो मैंने बताया था कि प्रजनन और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान में शिफ्ट हो जाती हैं कुछ समय के लिए। क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं, इधर बिहार साइड में भी, बिहार के साइड में भी पक्षी आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उतने टाइम के लिए वो प्रवास हैं। और क्यों आते हैं? तो वो आते हैं अपना बच्चा पैदा करने के लिए, या वहाँ का मौसम उनको उस समय सूट नहीं करता है। ठीक है, और वह कुछ दिन बाद यहाँ रहते हैं और रहने के बाद फिर यहाँ से लौट जाते हैं। ठीक, और जो यहाँ रह जाते हैं उनको हम प्रवास के रूप, जितना दिन रहते हैं वो प्रवास के रूप में जाने जाते हैं। छठा प्रश्न है कि फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत जो है कटाई हो रही है। क्या यह नासंगत है? इस पर चर्चा कीजिए और रिपोर्ट तैयार कीजिए। कहीं से भी फैक्ट्रियों के लिए और आश्रय के लिए जो बढ़ती मांग के कारण जो है पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, यह हमें अपनी अगली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखनी चाहिए। तो यदि हम काट रहे हैं, तो मैंने बताया कि यदि एक पेड़ काट रहे हैं तो एक पेड़ लगाने का क्षमता रखते हैं, तभी हमको पेड़ काटना चाहिए। ठीक है, पेड़ को काटना कहीं से भी उचित नहीं है। ठीक है, यदि पेड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? तो धीरे धीरे हमारी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको जितना पेड़ काटते हैं उतना पेड़ लगाना चाहिए। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उत्तर का, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने ले लिया होगा, यहाँ भी उसका उत्तर है। तो भूमि प्राकृतिक रूप से बचे रहने पर भी प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो सकता है तथा वन खुद को समय के साथ स्थापित कर लेंगे। हमने अपने वनों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित संपदा को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए अधिक पेड़ लगाना और हमारे प्राकृतिक संपदा की पुनरावृत्ति करना और पुनः स्थापित करने के तरीकों का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। आप क्या करेंगे? आप जहां मैंने बताया कि यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है पेड़ के बीज ले लेना चाहिए और उनको छींटते जाना चाहिए। बरसात के मौसम में खास करके, बाकी मौसम में आप छींटिएगा तो जो चिड़िया वगैरह होती हैं, पंछी वगैरह, उसको चुन के खा लेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बारिश के मौसम में आपको इसको क्या करेंगे? इसको आप लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अभी जो चल रहा है, अभी एक पेड़ माँ के नाम, अभी सरकार का एक नारा चला है, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें क्या है कि आप अपने माँ के साथ एक पेड़ लगाइए और उसका फ़ोटो खींच के आप अपना सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। इससे क्या होगा कि सारे बच्चे बहुत ही उत्साहित होंगे। यदि मान लीजिए किसी माँ के 5 बच्चे हैं तो पाँचों बच्चे अलग अलग अपनी माँ से पेड़ लगवाएंगे, उसका फ़ोटो डालेंगे और वहाँ से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम। तो इससे जो है पर्यावरण में पेड़ पौधों की कमी नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां कि वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। ठीक है, आइए समझाते हैं। जानते हैं कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लगती है। ठीक है, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ जाएगी तो वायुमंडल में इसकी क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगी तो जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें भी विकिरणों का है क्या कर लेगी, प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसके वृद्धि से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब गर्मी होगी तो पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी। जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी तो जल चक्र का संतुलन बिगड़ेगा और वर्षा दर में कमी आने लगती है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ तक आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद थोड़ा सा और यह यहाँ एक लाइन है। ठीक है, आइए चलते हैं 9वां प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए, भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाई। तो मैंने इसलिए लिख दिया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान होंगे। ठीक है, चूँकि मैं हर एक राज्य के बारे में उतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अपने राज्य का बना लीजिए। आपका राज्य कहाँ है, भारत का नक्शा मुझे उतना बढ़िया बनाने नहीं आता है, जगह भी नहीं है कि इसको बनाया जाए, यहाँ ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग अपने राज्य के अनुसार इसको भर देंगे। ठीक है, ये उसी लिए दिया है क्योंकि लिखा है प्रश्न में कि अपना जो राज्य है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और वह भारत की रेखा मानचित्र में वो कहाँ है उसको दर्शाए। तो सब राज्य का अलग अलग है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को नहीं कराया है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि 1 टन कागज़ के लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं। तो जब 17 पेड़ काटे जाएंगे तो सोचिए हम लोग कितना पेड़ कटवा देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको कागज़ का बचत करना चाहिए। उसके लिए हमको क्या क्या है, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। कागज़ का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज़ की मांग को पूरा करने के लिए हज़ारों वृक्ष काटे जाते हैं। यदि वृक्षों को कागज़ के लिए काटा जा रहा है तो एक दिन हो सकता है कि कोई वृक्ष ही नहीं बचेगा, इसलिए कागज़ को बचाया जाना चाहिए और समझदारी से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। कागज़ बचाने के तरीके इस प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं देख लीजिए। पहला, हमको बेकार कागज़ को पुनरावृत्ति करना चाहिए। दूसरा, हमें इधर उधर कागज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा है, पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज़ भेजा जाना चाहिए। अगला है, हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए ताकि वे उन किताबों का पुनः उपयोग कर सकें। ठीक है। अगला है, हमें पुनर्नवीनीकरण कागज़ उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अगला है, हमें दुकानदारों से पेपर बैग लेने से बचना चाहिए, इसके बजाय हमें जूट बैग लेने चाहिए। ठीक है। तो ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। अब आइए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके अंदर जो भी मैटर्स हैं उसको और उसके साथ साथ ये जो हमारे अभ्यास प्रश्न है उसको भी आइए देखते हैं। विज्ञान है हमारा, ये यहाँ मैंने लिखा है, ये प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में है कि दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ये हमारे किताब में ऐसे दिया गया है और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कैसे होगा। तो बाएं से दाएं की तरफ कह रहा है। सब पहले देखिए,
पहले दिया है ऊपर से नीचे की तरफ, पहला में दिया है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक। तो हमने पुस्तक के बारे में पढ़ा था, तो उसका नाम था रेड डाटा पुस्तक, यानी जो पहला है हमारा उसमें भरा जाएगा रेड डाटा पुस्तक। इसमें हम लोग रेड डाटा एक साथ रहेगा, ऐसे रहेगा, पुस तक इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला जो होगा, इसमें भराएगा रेड, क्योंकि देखिए यहाँ रे दिया है, उसके बाद डाटा पुस्तक, इसमें रेड डाटा पुस्तक भर देंगे। फिर दूसरा है पौधों, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, ठीक है। तो क्या किस्मत विभिन्नताएं होती हैं, तो दूसरा में हमारा भरना है पौधे एवं जंतुओं की किस्म की विभिन्नताएं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया है हमारा, एक सेकेंड आप लोग देखिए, हाँ यहाँ देखिए यहाँ 2 नंबर दिया है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे भरना है। तो देखिए इसमें दिया है जय बी, तो इसको हम लोग यहाँ भर लेंगे जय व विविधता, यानी इस वाले कॉलम में हम लोग जैव विविधता भर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं में 2 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी का अवभाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, यहाँ देखिए, तो उसको हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। और अगला है विलुप्त हुई स्पीसीज। विलुप्त हुई स्पीसीज कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो उनको हम क्या कहेंगे? संकटापन्न। क्या कहेंगे? संकटापन्न। फिर है रेड डाटा पुस्तक, ये तो मैंने लिख दिया था, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसको यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। पहला में भरा जाएगा रेड डाटा पुस्तक, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा में भरा जाएगा हमारा जैव मंडल, ठीक है। सॉरी, दूसरे में ये जैव विविधता, ठीक है, ऊपर से नीचे। और बाएं से दाएं में कह रहा है कि जहाँ सजीव पाए जाते हैं उसको हम जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विलुप्त हुई स्पीसीज को संकटापन्न कहते हैं, ठीक। और चौथा एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज को विशेष क्षेत्रीय कहा जाता है। ये देखिए विशेष क्षेत्रीय, तो आप लोग इसको, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को अब आगे मैं 2 मिनट लूँगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। लेकिन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मैंने सोचा कि 2 मिनट लगेगा आप लोग को ये बात बताने के लिए कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें पहला दिया गया है कि विश्व में जंगली बाघों की आधी से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार से 65% एशियन हाथी, 85% एक सींग वाले गेंडे एवं 100% एशियन शेर भारत में ही पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से कितना प्रश्न बन रहा है कि भारत में जंगली बाघों की संख्या, विश्व के जंगली बाघों की संख्या कितनी है से कितनी है, ये प्रश्न बन गया। भारत में कितने एशियन हाथी पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत, तो यहाँ से इस एक प्रश्न से कई प्रश्न बन जाते हैं। फिर दूसरा है कि विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है, ठीक है। और विश्व के 13 जैव विविधता तप्त स्थलों में से 2 भारत में स्थित है। कौन है? यह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट। यह जैव विविधता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है आज वन्य प्राणियों को सबसे अधिक खतरा अतिक्रमण से उनके आवास नष्ट होने का। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मुख्य है, देखिए भारत में विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की संख्या 172 है। सोचिए 172 स्पीसीज जो है संकटापन्न है, जो विश्व की संकटापन्न स्पीसीज की 2.9% है। सोचिए लगभग 3% भारत में ही है, ठीक है। इनमें स्तनधारियों की 53 स्पीसीज,
पक्षियों की 69, सरीसृप की 23 एवं एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल में रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, वैसे 3 स्पीसीज हैं। भारत में एशिया की कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे कि बंगाल लोमड़ी, संगमरमरी बिल्ली, एशियाटिक शेर, भारतीय हाथी, एशियन जंगली गधा, भारतीय गेंडा, गौर, जंगली एशियाटिक जल भैंसा इत्यादि जो है यहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर नोट करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग अलग से नोट करके रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग भूल जाते हैं पढ़ना। मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो अब मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। कमेंट में जो है आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।